Hello class. Okay. आज हम लोग देखेंगे प्रोपोजिशनल लॉ. ओके, ये एक ऐसा टॉपिक है, मतलब इसमें हम लोग केवल रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. मतलब बहुत सारे जनरल रूल्स हैं या लॉ जिनको हम लोग कहते हैं, उनको फॉलो करके या उनको यूज़ करके हम लोग प्रोपोजिशनल एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं. या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो भी बुलियन अलजेब्रा है उसको सॉल्व करने के लिए हम प्रोपोजिशनल लॉज की हेल्प लेते हैं. ठीक है, बिना इस रूल के हम लोग उस एक्सप्रेशन को, बुलियन एक्सप्रेशन को या अलजेब्रा को सॉल्व नहीं कर सकते हैं. इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो प्रोपोजिशनल लॉज हैं उनको समझना. ओके, इसमें बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है. अगर प्रोपोजिशनल लॉ को तुम लोग देखोगे, तुम्हारे बुक में ये है. मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस करूँगा, उनमें से कुछ लॉज को डिस्कस करूँगा. और भी लॉज जो हैं वो तुम्हारे बुक में ऑलरेडी हैं, तुम उनको स्टडी करना. अगर उन लॉज में कोई डाउट होगा तो मैं दोबारा बता दूंगा, मुझे इन्फॉर्म करना, मैं तो ज़रूर उसको कंप्लीट कराऊंगा. यहाँ पर हम लोग कुछ जनरल लॉज को ही बस देखेंगे जिनका यूज़ बहुत ही ज़्यादा हम लोग करते हैं और बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लॉज हैं. ओके, इन लॉज में एक सबसे अच्छी बात ये है कि जो तुम लोगों ने मैथ्स में टॉपिक पढ़े हुए हैं, मैथ्स के कुछ लॉज तुम लोग पढ़े हुए हो, वो सारे लॉज यहाँ पर अप्लाई होते हैं. ठीक है, उनको बस एक नाम दे दिया गया है, वो सारे लॉज यहाँ पर अप्लाई होते हैं. ठीक है, तो कुछ ऐसे लॉज आएंगे जो तुम्हें लगेगा अरे ये तो मैथ वाला है, तो बिल्कुल वही वाला है, वही मैथ वाला ही है. क्योंकि जब अगर कंप्यूटर की स्टडी कोई करता है तो बिना मैथ के हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो स्पेशली सीएस का सब्जेक्ट, उसमें ये मैथ के टॉपिक्स तो आएंगे ही आएंगे. ठीक है, ओके, तो चलो बात करते हैं उन लॉज के ऊपर. सबसे पहला जो लॉ है जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो. ये प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो क्या चीज़ है, मैं यहाँ पे लॉ भी लिख देता हूँ. प्रोपोजिशनल लॉ. ठीक है, इसमें जो सबसे पहला हम देखने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो. प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो क्या चीज़ है ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो? बहुत ही छोटा सा पॉइंट है प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो. मतलब कि अगर हम किसी प्रोपोजिशन के साथ ज़ीरो को ऐड करते हैं या प्रोडक्ट करते हैं, यानी इसको कंजंक्टिव या डिसजंक्टिव बनाते हैं ज़ीरो के साथ, तो क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है. तुम लोग सिंपल सा मैथ वाला रूल अप्लाई कर सकते हो. अगर ये ज़ीरो है, इसको मैं किसी प्रोपोजिशन के साथ यूज़ करता हूँ तो क्या होगा? तो ज़ीरो प्लस पी, तुम लोग पहले से पता है, अगर ज़ीरो प्लस, अगर मान लो कोई भी नंबर ऐड करते, मान लो 0 + 5 = 5. यही तो होता है कि अगर मैं 0 + 10 करूँ तो 10 हो जाएगा, 0 + 9 करूँ तो 9 हो जाएगा. यानी किसी भी प्रोपोजिशन में अगर ज़ीरो को ऐड करेंगे या डिसजंक्टिव लगाएंगे तो इसका मतलब वही प्रोपोजिशन हमारा आंसर होगा. बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है. ठीक इसी तरीके से अगर किसी भी प्रोपोजिशन के साथ ज़ीरो को मल्टीप्लाई करते हैं, मैथ वाला रूल अप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा? ये तो पता होगा, ज़ीरो हो जाएगा. किसी भी नंबर के साथ अगर ज़ीरो को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ज़ीरो होता है. वही चीज़ यहाँ प्रोपोजिशन में भी, इसको अलग तरीके से, अलग नाम से दिखाया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो. ठीक है, मतलब कि ज़ीरो में अगर किसी प्रोपोजिशन को ज़ीरो से अगर एंड करेंगे और करेंगे, यानी कि ऐड करेंगे, तो आंसर वही प्रोपोजिशन आ जाएगा. और ज़ीरो के साथ अगर प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि एंड करेंगे, तो आंसर ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, ये दोनों रूल कहलाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो. ठीक है, इसी तरीके से हमारा अगला रूल है जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वन.
प्रॉपर्टीज़ ऑफ वन, ये क्या है? ये भी वही चीज़ है। अगर वन किसी प्रोपोजिशन के साथ, अगर मान लो p है, किसी प्रोपोजिशन के साथ वन को ऐड करें तो क्या होगा? किसी भी प्रोपोजिशन के साथ अगर वन को ऐड करोगे तो आंसर हो जाएगा जो भी आंसर। अगर नॉर्मली तुम लोग अगर इसको देखोगे तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर यहाँ पर जो भी होगा उसके साथ अगर ऐड करेंगे तो इसका जो भी रिज़ल्ट होगा वो भी तो या 0 होगा या 1 होगा। यानी 0 + 1 करेंगे तब भी 1 आएगा, 1 + 1 करेंगे तब भी 1 आएगा। मतलब इसके बाइनरी के रिस्पेक्ट में हमारे पास आंसर आता है। तो एक्चुअली में 1 + 1 मतलब ऐड वाला, ये ऐड वाला नहीं है, ये और का साइन है। तो 1 + 1 करेंगे तब भी 1 आएगा और 0 + 1 करेंगे तब भी 1 आएगा। और के केस में मैंने बताया है, ठीक है, इसको ज़रूर चेक करना। वैसे डायरेक्टली अगर लॉ की बात करें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वन की बात करें तो 0 + 1 = सीधा आंसर 1, इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ वन, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम p.0 करें, ठीक है, यानी p.1 p + 1 करेंगे तो आंसर 1 आएगा। और सॉरी p.1 होगा ना, अगर p.1 कर दें यहाँ पे तो क्या होगा? तो जो भी p का रिज़ल्ट होगा उस पर इसका रिज़ल्ट डिपेंड करेगा। अगर p का रिज़ल्ट 0 है तो आंसर 0 होगा, अगर p का रिज़ल्ट 1 है तो आंसर 1 होगा। यानी कुल मिला के जो भी p का आंसर होगा वही आंसर हमारा यहाँ होगा, ठीक है। इसको आसानी से समझ सकते हो कि p + 1 करेंगे तो आंसर 1 होगा और p.1 करेंगे तो आंसर p होगा। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ वन कहलाता है। ध्यान देना इस चीज़ को, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और लॉज हैं जिसको हम बोलते हैं, चलो अगला लॉ देखते हैं, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, ये क्या चीज़ है? नाम से ये क्या लग रहा है? एब्जॉर्प्शन यानी एब्जॉर्ब कर लेगा, होता है ना, सोख लेना, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है इसको भी ज़रा देखें। ये लॉ पहले क्या है? ये लॉ है कि अगर मैं p + pq करूं तो आंसर होगा p। देखो p + p.q करेंगे तो आंसर हो जाएगा p। p अकेला p बचा, ध्यान से देखो, केवल p बचा। इसका मतलब इतना बड़ा लॉ था, इतना बड़ा एक्सप्रेशन था और आंसर आया p। यानी सारी चीज़ों को p ने एब्जॉर्ब कर लिया, इसीलिए इसको एब्जॉर्प्शन लॉ बोलते हैं, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन भी आता है। इसको सॉल्व करने के लिए भी पूछा जाता है। कई बार ट्रुथ टेबल से भी इसको सॉल्व करते हैं या इसको नॉर्मल बूलियन अलजेब्रा से भी प्रूफ करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो अभी मैं किसी एक को प्रूफ करके तुमको दिखा भी दूंगा कि कैसे होता है। हाँ, एक तो ये हो गया कि p + p.q है तो आंसर विल बी p। दूसरा इसी तरीके से अगर हम करें तो p + q अगर करें तब भी आंसर आएगा p। अब सोचो कैसे आंसर ये p आ रहा है, यही तो एब्जॉर्प्शन लॉ है, इसीलिए तो इसको एब्जॉर्प्शन लॉ कहते हैं। ये पूरा एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, गायब हो गया, सीधा सीधा आंसर आ गया p। यहाँ पे जो है वही तुम्हारा आंसर आ रहा है। अब इसको देखो कैसे कर सकते हैं। इसमें से मैं किसी एक को सॉल्व कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को ये समझने में आसानी रहे। चलो, इसको सॉल्व करने के लिए अभी हाल ही में हम लोगों ने ट्रुथ टेबल पढ़ा है, तो ट्रुथ टेबल के हेल्प से मैं तुमको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे ये चीज़ हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल। किसी एक को मैं कर रहा हूँ, बाकी तुम लोग किसी दूसरे वाले को कर लें। चलो मैं इसको कर रहा हूँ, प्रोडक्ट वाले को। तो अगर मेरे पास है p, ठीक है, p और q इसके दो लिटरल्स होंगे, तो मैंने क्या कर लिया, एक और ले लिया q, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया मैंने p + q, फिर यहाँ पे मैंने ले लिया p + p.q, ठीक है। ये इतने लिटरल्स ले लिया। अभी देखना कैसे हो रहा है। ओके, तो ये p + p.q ये है = p दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये मेरा p है। अगर इस p के जो भी कॉम्बिनेशंस होंगे अगर वो इसके कॉम्बिनेशन से मैच करे तो इसका मतलब ये रूल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। कैसे देखते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1,
ये हमारा इनपुट वैल्यू हो गया। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहले p प्लस क्यू देखते हैं, तो p प्लस क्यू और को इंडिकेट कर रहा है, यानी और कहता है कि कोई एक भी ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू हो जाएगा। तो देखते हैं दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स, एक ट्रू ट्रू, एक ट्रू देन ट्रू, एक ट्रू, दोनों ट्रू हैं, हमको एक ही चाहिए था ट्रू। ओके, ओह शिट, मैंने उल्टा कर दिया। ये इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, तो p डॉट क्यू लगाना है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे p डॉट क्यू लगाते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ, डॉट वाला है ना, तो डॉट क्या कहता है कि अगर एक भी फॉल्स हुआ तो टोटल आंसर फॉल्स हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे लिटरल अगर ट्रू हैं तो आंसर ट्रू होगा। p और q है तो दोनों ट्रू होगा तभी आंसर ट्रू माना जाएगा, अदरवाइज फॉल्स माना जाएगा। देखते हैं, ये समझना, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ इस वाले को। तो p डॉट क्यू, तो 0.0 इज इक्वल टू 0, 0.1 इज इक्वल टू 0, 1.0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक 0 है तो टोटल 0 होगा। 1.1 दोनों के दोनों ट्रू हैं तब आंसर ट्रू होगा। ओके, क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ओके, अब इसको देखा जाए तो p प्लस p डॉट क्यू, तो p डॉट क्यू ये रहा, उसी में p को प्लस कर देंगे, p ये रहा तो प्लस यानी और 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस तरह से अगर देखो तो ये और ये p का आंसर है 0 0 1 1 और p प्लस p डॉट क्यू है 0 0 1 1। इसका मतलब p प्लस p क्यू 0 0 1 1 है और p भी 0 0 1 1 है। तो इसका मतलब ये p इसके इक्वल है, इसका मतलब हो गया, हेंस हम लिख सकते हैं p प्लस p डॉट क्यू इज इक्वल टू p, प्रूव्ड। क्यों? सीधा सीधा है कि जो p प्लस p डॉट क्यू का आंसर आ रहा है वही तो p है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन या ये रूल हमारा सही है, एब्जॉर्प्शन लॉ सही है। इसी तरीके से तुम इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, ये हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ हो गया। इसी तरीके से एक और लॉ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वोल्यूशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल ये लॉ है। क्या है इस लॉ के बारे में कि अगर तुम लोगों को पता है कि अगर मैं p लेता हूँ, इसको मुझे नेगेटिव बनाना है तो इसके ऊपर मैं बार बना दूंगा। ठीक है, और अगर यानी अब इसको क्या बोलेंगे, p बार, अगर ये p बार का बार बना दिया जाए, यानी p बार p का नेगेटिव, तो आंसर हो जाता है p, यानी बार रिमूव हो जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको। जब एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे इस लॉ को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो एक्चुअली सारे लॉज यूज़ होते हैं, ठीक है, लेकिन इसको बहुत ही डिमॉर्गन के साथ इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। ठीक है, जब भी डिमॉर्गन को हम लोग देखते हैं तब। चलो, अब डिमॉर्गन का नाम आया है तो पहले इसी के साथ मैं डिमॉर्गन भी बता दूँ। डिमॉर्गन लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, ये लॉ क्या कहता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉ है। अक्सर जो भी एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए आते हैं, डिमॉर्गन लॉ से रिलेटेड ज़्यादातर एक्सप्रेशन आते हैं। तो ये एक्सप्रेशन है क्या, देखो एक्चुअली में डिमॉर्गन लॉ क्या चीज़ है। डिमॉर्गन लॉ दो तरीके का होता है, जैसे सब में दो लॉ तुम लोग देख रहे हो, उसी तरीके से इसमें भी दो लॉ हैं। पहला ये है कि अगर मैं p प्लस क्यू का बार लगा देता हूँ, समझना, p प्लस क्यू का होल बार है, तो डिमॉर्गन लॉ के अनुसार ये हो जाएगा p बार डॉट क्यू बार, यानी जो p बार डॉट क्यू बार का रिज़ल्ट होगा वही रिज़ल्ट p प्लस क्यू के होल बार का होगा। तो डिमॉर्गन लॉ ये कहता है कि p प्लस क्यू का होल बार है तो बार को डिस्ट्रीब्यूट कर दो और प्लस को डॉट में बदल दो। इसी का ठीक उल्टा भी होता है। क्या उल्टा है, p डॉट क्यू का अगर होल बार है तो बार को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी p बार क्यू बार, और डॉट को प्लस में बदल दो, यानी साइन को उल्टा कर दो।
याद करने का तरीका है, तुम लोग इसको कैसे भी समझ सकते हो, ठीक है, अपना कोई लॉजिक भी बना सकते हो इसको। तो इसी को हम लोग डी मॉर्गन लॉ कहते हैं। यानी अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है और के साथ कोई एक्सप्रेशन है तो उसको एंड में बदल देंगे, बार डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंड के साथ है तो उसको और में बदल देंगे और बार को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। याद रखना होल बार होना चाहिए, तभी ये काम करेगा डी मॉर्गन लॉ, तभी यूज़ होगा, ठीक है। तो डी मॉर्गन लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसका यूज़ हम लोग एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में करते हैं। इसको भी मैं एक सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, इसी को मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। तो मान लो मेरे पास P है, और भी एक्सप्रेशंस हैं, तुम लोग बुक में देखना, बस मैं यहीं पे क्लास को बंद करता हूँ। Q है, ठीक है, तो अगला मैं बना लेता हूँ P प्लस Q, फिर मैं बना लेता हूँ P प्लस Q का बार, और मैं बना लेता हूँ P बार, और मैं बना लेता हूँ Q बार, और इधर का बना लेता हूँ P बार डॉट Q बार। अब एक एक करके सबका वैल्यू सेट करते हैं, देखना। P प्लस Q होल बार, ये रहा, ये वाला मतलब ये, और P बार डॉट Q बार ये रहा। अगर ये दोनों का जो वैल्यू है बराबर आया तो डी मॉर्गन लॉ प्रूव हो जाएगा। देखते हैं, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। अब प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, यानी क्या हो जाएगा, P प्लस Q और है, तो और क्या कहता है कि कोई एक ट्रू हुआ तो सारा आंसर ट्रू हो जाएगा, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, एक ट्रू, ट्रू 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 ट्रू। ओके, अब P प्लस Q का होल बार है, ये ध्यान दो, होल बार, तो P प्लस Q ये निकाला, और बार क्या करेगा, उसको उल्टा कर देगा, यानी जो 0 है 1 बन जाएगा, 1 है 0 बन जाएगा। तो ये 0 है तो 1 बन गया, 1 है 0 1 0 1 0 बन गया। इसी तरीके से P बार है तो ये रहा 0, तो ये हो गया 1 0 1 1 0 1 0। और यहाँ पे Q बार है तो Q को देखो, 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0। लास्ट वाले पे आते हैं, P बार डॉट Q बार, यानी P बार Q बार, इसका डॉट क्या कहता है, डॉट ये कहता है कि अगर सारे के सारे लिटरल्स ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू होगा, कोई एक भी 0 हुआ तो टोटल 0 हो जाएगा। यहाँ P बार Q बार दोनों 1 1 है तो आंसर 1 होगा, यहाँ 1 है यहाँ 0 है तो 0 होगा, यहाँ 0 है 1 है तो 0 होगा, दोनों 0 हैं तो 0 होगा। अब इस तरह तुम लोग ध्यान से देखो तो ये वाला इक्वल है इस वाले के, मतलब ये कॉलम और ये कॉलम इक्वल है, तो इसलिए ये प्रूफ होता है कि डी मॉर्गन लॉ P प्लस Q बार इज इक्वल टू P बार डॉट Q बार होगा, इट मीन्स प्रूव्ड। क्लियर, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ओके, कोई भी दूसरा अगर डाउट आता है तुमको इस लॉज से रिलेटेड तो मुझे कांटेक्ट करना, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। तुम्हारे बुक में और भी लॉज दिए हुए हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉज थे जिसको मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, और भी लॉज हैं, तुम उसको चेक करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।